हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं पोकरना लिमिटेड के बारे में। लास्ट वीक पोकरना के Q1 25 के रिजल्ट्स आए और मार्केट को ये बहुत पसंद आए। स्टॉक ने ऊपर सर्किट मारना शुरू कर दिया। मैंने इसके टेक्निकल्स देखे, टेक्निकल्स मुझे बहुत पसंद आए और मैं इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया कि जानना चाहिए कि इस धंधे में चल क्या रहा है, मार्केट इतनी एक्साइटेड क्यों है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये धंधा इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, ये धंधा है क्या और इस धंधे में रिस्क क्या क्या अवेलेबल हैं। फंडामेंटली इस स्टॉक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये 2 पार्ट की वीडियो होने वाली है। दूसरे पार्ट में मैं आपको टेक्निकल्स के बारे में बताऊंगा, ये बताऊंगा कि मैंने कब एंट्री ली है, कब एग्जिट लूँगा और मेरी पोर्टफोलियो पोजीशनिंग कैसी होगी स्टॉक के अंदर। और फिर फाइनली हम बात करेंगे वैल्यूएशन की। ये सब वीडियो नंबर 2 में। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं धंधा क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली, ना ही ये स्टॉक का टिप होने वाला है। इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और रिसर्च पर्पस से आप देख सकते हैं और वही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोकरना का धंधा क्या है। देखिए, हमारे घर में किचन्स के अंदर जो काउंटर टॉप्स होते हैं, जो स्लैब्स होती हैं, वो ग्रेनाइट की बनी होती हैं। पोकरना का धंधा यही है, ग्रेनाइट की स्लैब्स देना। ये ग्रेनाइट और क्वार्ट्स की स्लैब एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, जो सबसे बड़ी मार्केट है इस चीज़ की। अब सवाल उठता है कि हम जब किचन्स बनाते हैं तो ग्रेनाइट ही क्यों यूज़ होता है, मार्बल क्यों नहीं यूज़ होता? तो उसका रीज़न है स्ट्रेंथ। जो ग्रेनाइट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और किचन के ऊपर गर्म चीज़ें भी रखी जाती हैं और स्क्रैच भी पड़ने के चांसेस होते हैं, चाकू के निशान के या और भी निशान के। तो जब भी किसी पत्थर के ऊपर स्क्रैच पड़ते हैं तो उस पत्थर के अंदर बैक्टीरियाज और फंगस होने के चांसेस हैं, जो अनहेल्दी है। लेकिन ग्रेनाइट में ये समस्या नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम इंडिया में, आप और हमारी स्लैब्स के अंदर आप ग्रेनाइट देखेंगे। लेकिन ग्रेनाइट में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि ग्रेनाइट ना एक नेचुरल स्टोन है। क्वारी के अंदर से जब हम ग्रेनाइट निकालते हैं तो जिस कलर का वो ग्रेनाइट निकलता है, हमें वही कलर यूज़ करना पड़ता है। हम अपनी प्रेफरेंस का कलर यूज़ नहीं कर सकते। अब इस समस्या की वजह से क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मान लो, वहाँ पर एक ही कलर का ग्रेनाइट चाहिए। अब मदर अर्थ तो जो कलर देगी वो देगी, तो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। इस समस्या को सोल्व करता है इंजीनियर्ड क्वार्ट्स। इंजीनियर क्वार्ट्स क्या है? इंजीनियर क्वार्ट्स कुछ नहीं होता। हम क्वारी में से सिलिकेट मिनरल्स निकालते हैं और सिलिकेट मिनरल्स को मिक्स कर देते हैं रेजिन के साथ, कलर्स के साथ और बाइंडर्स के साथ। उसके बाद उसको हम एक वाइब्रो कंप्रेशन प्रेस होती है जिसके अंदर डाल देते हैं और खूब सारा प्रेशर लगाते हैं। इस प्रेशर के बाद एक पत्थर निकल के आता है जो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना ग्रेनाइट होता है, और उसका कलर वही हो सकता है जो हमारी डिमांड है। यानी हम ऑन डिमांड कलर्स बना सकते हैं, स्लैब बना सकते हैं। क्वार्ट्ज स्टोन के ये वाले बेनिफिट देखते हुए क्वार्ट्ज स्टोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, स्पेशली डेवलप्ड मार्केट्स में। सबसे बड़ी मार्केट जैसे मैंने आपको बताया यूएसए है। वहाँ पर लगभग 20% ऑफ द काउंटर टॉप इज़ क्वार्ट्ज और मटेरियल यूज़ नहीं हो रहे और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 40%, इजराइल में 80% के आसपास जो किचन्स यूज़ करती हैं वो इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज यूज़ करती हैं। अब टेक्नोलॉजी पार्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया कि वाइब्रो कंप्रेशन जो टेक्नोलॉजी है, वैक्यूम टेक्नोलॉजी है, वो पोकरना खरीदता है ब्रेटन स्टोन से। एक इटालियन कंपनी है जिसने इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज का इजाद किया था। तो जिस कंपनी से पोकरना टेक्नोलॉजी लेता है उसके क्वार्ट्ज सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनकी डिमांड अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। दुनिया में केवल 50 के आसपास इतनी कंपनीज़ हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जो सिर्फ इस तरीके के क्वार्ट्ज बना सकते हैं, और पोकरना उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है दुनिया का। ब्रेटन स्टोन टेक्नोलॉजी का कंपटीशन है चाइनीज़ कंपटीशन। अब चाइनीज़ कंपटीशन आपको पता ही है कि क्वालिटी नहीं होती, तो इसकी वजह से वो थोड़े चीप प्रोडक्ट्स होते हैं। अब पोकरना की मार्केट के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द पोकरनाज प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू यूएसए। अब यूरोप में एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि यूरोप की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड मार्केट है और वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो फोकस पोकरना का हमेशा से अमेरिका के ऊपर रहा है। अगर पोकरना की वैल्यू चेन समझने की कोशिश करें तो अमेरिका के अंदर इंपोर्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो पोकरना से क्वार्ट्ज स्टोन खरीदते हैं। शिपिंग का सारा कॉस्ट वो देते हैं। उसके बाद वो
अपनी मार्केटिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एंड कस्टमर्स को ये बेचते हैं। तो अगर एंड कस्टमर 100 रुपये पे कर रहा है पोकरना के प्रोडक्ट के लिए, तो पोकरना उसमें से सिर्फ 8 रुपये चार्ज करता है और 92 रुपीज़ जो है वो मिडल मैन यानी जो यूएस का इम्पोर्टर है वो चार्ज करता है। इसमें बड़े बड़े बिग बॉक्सेस भी हो गए जैसे होम डिपो या फिर आइकिया, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग कंपनीज होगी जैसे विल्सन आर्ट जो पोकरना का सबसे बड़ा क्लाइंट है। तो मेन समझने की बात यह है कि पोकरना इस वैल्यू चेन का सिर्फ 8% है। अब सवाल उठता है कि पोकरना में हम क्यों इन्वेस्ट करें। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो मार्केट को पसंद आ रहा है पोकरना का वो है एक्सपेंशन इन मार्जिन्स। पोकरना आज के दिन 30 से 35% के आसपास मार्जिन पे काम करती है इंजीनियर्ड स्टोन में। चांसेस ये हैं कि अगले कुछ दिनों में ये फिगर 40% तक पहुंच सकती है और मार्केट को जब भी मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं ना बहुत पसंद आता है। अब सवाल उठता है ये मार्जिन एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो उसका आंसर है टेक्नोलॉजी से। देखिए, पोकरना की हिस्ट्री रही है कि दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द टॉप ऑफ टेक्नोलॉजी कर्व। हमेशा टेक्नोलॉजी, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है सबसे पहले पोकरना ने पकड़ी है। आज के दिन में भी ये यही कर रहे हैं। ब्रिटन स्टोन ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है क्रेयोस और क्रोमिया करके, जो ब्रिटन स्टोन दूसरा या तीसरा प्लेयर होगा वर्ल्ड में जिसको कॉमर्शियलाइज करने वाला है। अब ये टेक्नोलॉजीज़ क्या है इनको समझते हैं। क्रेयोस टेक्नोलॉजी में जो हमारा स्टोन होता है ना उसकी जो थिकनेस है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। पहले 12 mm से कम के क्वार्ट्ज स्टोन नहीं बनते थे। क्रेयोस टेक्नोलॉजी से हम 7 mm के या इवन 5 mm के भी बना सकते हैं। बात को समझिएगा, अगर इतने पतले और हल्के स्टोन्स बनने लग जाएंगे तो उनका यूज़ सिर्फ काउंटर टॉप में नहीं होगा, उनका यूज़ हो सकता है टेबल टॉप्स में यानी फर्नीचर्स में भी हो सकता है, उनका यूज़ हो सकता है शावर माउंट्स में, यानी यूज़ केस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और उसके बाद पोकरना डिमांड कर सकता है प्रीमियम ऑन देयर प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है दुनिया में जो ये बना रहे हैं। तो प्रीमियमाइजेशन हो जाएगी पोकरना के प्रोडक्ट की और इनके मार्जिन एक्सपेंड हो जाएंगे। 2026 में ये लाइव हो जाएगा और इनका मार्जिन यहाँ से आने लग जाएगा। दूसरी जो बड़ी टेक्नोलॉजी है वो है क्रोमिया टेक्नोलॉजी। क्रोमिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किसी भी क्वार्ट्ज स्टोन के ऊपर डिजिटली प्रिंट कर सकते हैं। डिजिटली प्रिंट करने का मतलब कि किसी भी तरीके के अपनी पसंद के पैटर्न्स या कलर्स दे सकते हैं। इससे कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कस्टमर ऑन डिमांड प्रोडक्ट मांग सकता है, और जब कस्टमर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मांगता है ना तो वो पैसे भी फालतू देता है, और जब फालतू पैसे देता है तो मार्जिन्स भी एक्सपेंड करते हैं। ये सिंगल बिगेस्ट रीज़न है कि पोकरना को मार्केट इतना पसंद कर रही है, क्योंकि इनके मार्जिन्स फ्यूचर में 2026-2027 तक एक्सपेंड होने वाले हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है डी लेवरेजिंग का। इस कंपनी के ऊपर डेट है लगभग 390 करोड़ का आज के दिन में 2024 में, और 2025 में 50 करोड़ कम कर देंगे और लगातार अपनी बैलेंस शीट को डी लेवरेज कर रहे हैं। जब भी कंपनी डी लेवरेज करती है तो मार्केट को अगेन पसंद आता है और मार्केट उसको प्रीमियम देने की कोशिश करता है। लेवरेज बिजनेस को कोई प्रीमियम नहीं मिलता, लेकिन डी लेवरेज बिजनेस को हमेशा कीमत ज़्यादा मिलती है। तो डी लेवरेजिंग हमारा दूसरा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। तीसरा बड़ा रीज़न है एक्सपेंडिंग ज्योग्राफीज़। आज के दिन में पोकरना का फोकस लगातार अमेरिका है, लेकिन अब पोकरना ने डिसाइड किया है कि वो दूसरी ज्योग्राफीज़ में जाएंगे। फ्रांस, कनाडा, रशिया, मैक्सिको, इन 4 कंट्रीज़ को इन्होंने फाइनलाइज किया है, और जो इनिशियल रिस्पॉन्स आया है दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद इट। उसके बाद पोकरना डिसाइड कर रहा है इंडिया में भी आने का। अब इंडिया में जो समस्याएं हैं वो हम रिस्क में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इंडियन मार्केट इन्होंने क्रैक कर ली ना तो समझ लीजिए पोकरना को बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलने लग जाएगा, बहुत बढ़िया वैल्यूएशन मिलने लग जाएंगी जो आज मिल रही हैं। तो हमें इसके ऊपर नज़र बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है इस स्टॉक को मल्टी बैगर बनाने के लिए। पोकरना ने इंडिया में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना शुरू कर दिया है, और इन्होंने अपने स्पेशलाइज्ड स्टाफ भी इस चीज़ के लिए रखा है। तो लेट्स सी इंडिया क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये देखते हैं। चौथा बड़ा रीज़न है मार्केट शेयर गेन। देखिए 2018-19 के आसपास जो चाइनीज़ प्रोडक्ट अमेरिका में आता था ना, इंपोर्ट होता था, उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी गई थी। उस समय चाइना का जो हिस्सा था अमेरिकन मार्केट में वो बहुत ज़्यादा था, तो चाइनीज़ इंपोर्ट लगातार श्रिंक होने लग गया, और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा पोकरना और इंडियन कंपनीज़ को मिला।
तो उस वाकया से हम समझ सकते हैं कि पोकरना कैसे लगातार मार्केट गेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। इवन जब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ नहीं लगी थी, जब भी पोकरना आहिस्ता आहिस्ता अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा था। देखिए, आगे चलने से पहले एक बात समझनी होगी कि पोकरना ना एक प्रीमियम प्लेयर है। प्रीमियम प्लेयर मतलब ये चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा बढ़िया है, और जहाँ पर ये compete करता है ना अमेरिकन मार्केट में, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ करता है। और इसने पिछले कुछ साल में एग्जीक्यूशंस में दिखाया है कि इसकी एग्जीक्यूशन भी टॉप नॉच है। अब टेक्नोलॉजी कारों में भी ये हमेशा आगे रहे हैं, ब्रिटन स्टोन टेक्नोलॉजी में भी न्यू टेक्नोलॉजी ये लेके आ रहे हैं। तो क्वालिटी पैरामीटर्स पे पोकरना इज़ द बेस्ट मटेरियल दैट यू कैन गेट इन अमेरिका। इस कंपनी का इम्पेकेबल रिकॉर्ड भी हमको और ज़्यादा बुलिश कर देता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अब कंपनी सोच रही है कि अमेरिका में भी अपनी ब्रांड प्रमोट की जाए। इनकी ब्रांड का नाम है क्वांट्रा। तो ये चाहते हैं कि सिर्फ मिडल मैन सारा पैसा ना खा जाए, हमको भी उसका कुछ बेनिफिट मिले। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आइकिया के साथ इनका डायरेक्टली कोलैबोरेशन हो जाए, या फिर बिग बॉक्स कंपनी जैसे होम डिपो को ये खुद ही प्रोडक्ट दे दें, बजाय कि मिडल मैन वहाँ पर दे। अगर इन्होंने अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर लिया ना और मार्केटिंग पे थोड़ा और खर्चा किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वांट्रा ब्रांड बन सकती है। और अगर क्वांट्रा ब्रांड बनी तो इनके मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे, और इनका जो रनवे है, फ्यूचर रनवे है, ग्रोथ का रनवे है, वो भी हमें बेटर नज़र आने लग जाएगा। तो अमेरिकन एक्सपेंशन विल बी अ वेरी बिगर पॉइंट इफ़ दैट हैपन्स। हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी ये कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन बेनिफिट मिलने हैं इनको। टैक्सेशन बेनिफिट किस लिए? क्योंकि इनके ऊपर भी, पोकरना के ऊपर भी 5% के आसपास एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई थी, जिसको स्क्रैच कर दिया गया है। तो इनको रिफंड मिलना है, तो वो पैसा भी इनके पास आना है। तो जो ओवरऑल टैक्सेशन स्लैब्स होंगी इनकी, वो नीचे आ जाएंगी। अब फंडामेंटल एनालिसिस करते करते ना मुझे इस कंपनी में फंडामेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नज़र आई। इस पार्ट में हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अमेरिकन प्रॉब्लम। क्या है अमेरिकन प्रॉब्लम? कि पोकरना का लगभग सारा रेवेन्यू अमेरिका से आता है, और अमेरिका में रेवेन्यू इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसी कर रही है। तो एक सिक्लिकल प्ले हो गया, यानी अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो पोकरना भी अच्छा करेगा, और नहीं अच्छा करेगी तो पोकरना भी बुरा करेगा। फॉर एग्जांपल, आज के दिन में बहुत ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन कर नहीं रही है अमेरिका की, तो पोकरना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि पोकरना का जो प्रोडक्ट है ना, क्या वो नीश प्रोडक्ट है? जब मैनेजमेंट से ये सवाल पूछा गया कि आप डिफरेंशिएटर कैसे हो मार्केट में, जो और पत्थर बेचने वाले हैं उनसे डिफरेंशिएटेड कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है और हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब क्वालिटी ब्रिटन स्टोन से आती है, जो 50 अलग लोगों के पास भी है। ऐसा तो नहीं कि पोकरना की क्वालिटी है और एग्जीक्यूशन है वो कोई और बेटर फोड़ दे। ये कमोडिटी बिजनेस तो नहीं है जहाँ पर कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ही नहीं दो प्रोडक्ट्स के बीच में। सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगती है। अगर ऐसा हुआ तो चांसेस ये हैं कि मार्केट शायद कभी पोकरना को प्रीमियम दे ही ना, उसको एक कमोडिटी बिजनेस की तरह ही प्रीमियम मिलेगा, जैसे हमने बात की थी PCBL में, है ना। वो समस्या पोकरना के साथ तो नहीं है। तो सबसे बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से ये है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम डेट की है। देखिए, इस कंपनी की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो कंपनी ने 2008 में बहुत बड़ा डेट लिया था, 2015 में डेट लिया, 2020 में डेट लिया। कंपनी ना डेट के ऊपर रिलाई करती है हमेशा अपनी अगली लेग ऑफ ग्रोथ के लिए। इनके कैश फ्लोज ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की कंपनी जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है लेवरेजिंग के, उसको मार्केट उतनी इज्जत देती नहीं है, उसको उतनी बढ़िया वैल्यूएशन देती नहीं है। यही रीज़न है कि अगर EV to EBITDA अगर आप देखेंगे, जो हम वैल्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो सिर्फ 12, 13, 10, 9, 8, 7 यहाँ पर रहता है, जो एक कमोडिटी बिजनेस को मिलता है। तो क्या पोकरना धंधे में वो एक्स फैक्टर है जो मार्केट इसको बढ़िया वैल्यूएशन दे सके? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज तक तो हुआ नहीं है, क्या फ्यूचर में हो सकता है ऐसा? लेट अस सी। अगली बहुत बड़ी जो मेरे को प्रॉब्लम नज़र आती है वो है प्रोडक्ट साइकिल। इनकी प्रोडक्ट साइकिल ना बहुत ज़्यादा लंबी है। आज के दिन में इन्होंने क्रेयोज और क्रोमिया का प्लांट लगाया, जिसको बनने में 1.5 साल लग जाएंगे। उसके बाद ये अपना प्रोडक्ट अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास बेचेंगे, जिसमें 6 महीने लग जाएंगे। वो अपने क्लाइंट्स को दिखाएंगे, क्लाइंट्स इनको दिखाएगा तो वो ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के बाद यहाँ पर आएगा इनके पास, फिर ये मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, उसके बाद ये शिप करने लगेंगे,
यानी 1.5 साल तो जो लाइन है उसको लगाने में लग गया और अगला 1-1.5 साल उसको मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लग गया। उसके बाद शिपिंग डिलेज हैं आज के दिन में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो जो एंड प्रोडक्ट जब पहुंचता है ना कस्टमर के पास, तो वो पोकरना से तो 6, 7, 8 महीने या कभी कभी 2 साल पहले निकला होता है। इतनी लंबी जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, तो मैं थोड़ा सा कोशिश हो जाता हूँ, क्योंकि चीज़ें इन्वेंट्री में भी अटकी रहती हैं, रिसीवेबल्स में भी अटकी रहती हैं। तो इन सब को देखते हुए मैं थोड़ा कोशिश हो जाता हूँ ऐसी कंपनी में हमेशा। हालांकि पोकरना वाले कहते हैं कि हम रियलाइज़ कर लेते हैं प्रॉफिट या गेन या रेवेन्यू को जैसे ही हम इंडियन पोर्ट्स में अपना सामान भेजते हैं, जो अगेन एक क्वेश्चनेबल स्ट्रेटजी है, क्योंकि एंड कस्टमर के पास पहुंचा नहीं है। हाँ, इंपोर्टर के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिपिंग चार्जेस भी वो देखते हैं, लेकिन क्या ये ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या ये तरीका ठीक है रेवेन्यू रियलाइज़ कर देगा? ये क्वेश्चन भी पूछना बहुत ज़रूरी है। अगला बड़ा रिस्क है क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क का। अमेरिका में एक कंपनी है विल्सन आर्ट करके, वो कंपनी लगभग 50%, हालांकि मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट नंबर्स कभी दिए नहीं, लेकिन 50% के आसपास इनके इंपोर्टर्स हैं। यानी विल्सन आर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी पोकरना। अब विल्सन आर्ट भी पोकरना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो वो अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो दूसरी कंपनी से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ते कभी पोकरना को कुछ हो गया तो हमारा सामान वहाँ से आता रहेगा, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, यानी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे तो पोकरना का माल वो रिलेटिवली कम लेंगे। हालांकि अभी ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, लेकिन पोकरना के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि पोकरना को खुद डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, खुद मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खुद बिग बॉक्स के पास जाना पड़ेगा, होम डिपो के पास जाना पड़ेगा, आइकिया के पास जाना पड़ेगा। अगर पोकरना वो नहीं कर पाता है तो मुझे ऐसा लगता है एक टर्मिनल रिस्क भी है कंपनी के ऊपर। अब टर्मिनल रिस्क की बात करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट आया है बायो क्वार्ट्ज करके। उसके अंदर ना क्वार्ट्ज के मिनरल्स का यूज़ नहीं होता, यानी जो इंडिया के पास खदानें हैं वहाँ से क्वार्ट्ज निकलता है और जो मैन्युफैक्चर करके देते हैं वो ज़रूरत नहीं है कि इंडिया में बने, उसको आप अमेरिका में भी लगा सकते हो। अब बायो क्वार्ट्ज अगर कॉमर्शलाइज हो गया और सक्सेसफुल हो गया तो चांसेस ये हैं कि ये जो शिपिंग डिलेज हैं और ये जो इतना भारी भरकम सामान इधर से उधर जाता है, इसको सारा अवॉइड कर दें कंपनीज और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएं। अगर बायो क्वार्ट्ज आ जाता है तो एक टर्मिनल रिस्क है पोकरना कंपनी को। अब इनका नेक्स्ट प्लान है इंडिया में एक्सपेंड करने का। भाई 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचना पड़ेगा अगर इनको, जिस हिसाब से इनका पत्थर है। तो यानी मास मार्केट के लिए तो इनका प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि मास मार्केट में तो क्वार्ट्ज जो इंजीनियर स्टोन है जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बनते हैं वो 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ जाते हैं। इंडियन कस्टमर बहुत ज़्यादा पिकी है, तो इनको ना इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग में ना बहुत टाइम लगेगा। अभी ये इतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फोड़ पाएंगे इंडिया की। हालांकि इन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आइकिया के साथ, जहां पर ये 3-4 हज़ार किचन के आसपास हर ईयर में कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट एनफ, ठीक है। अगर सब्सटेंशियल रेवेन्यू चाहिए तो इनको खुद की डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। क्या ये क्वालिटी के बेसिस पर चाइनीज़ प्रोडक्ट से मास मार्केट ले सकते हैं क्या? दैट रिमेन्स टू बी सीन। क्या इनका कोई नया प्रोडक्ट आएगा जो लोअर प्राइस मार्जिन्स पे है? तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इंडिया इन्होंने फोड़ा नहीं है, वो देखना है हमें कि ये इंडिया फोड़ पाते या नहीं फोड़ पाते, है ना। वही हालत मैक्सिको की है या कनाडा की है, रशिया की है, ठीक है, फ्रांस की है। वहाँ पर ये फोड़ पाते हैं या नहीं फोड़ पाते। अभी मैनेजमेंट ने बताया नहीं है कि कितना % मार्जिन इनका वहाँ से आ रहा है। हैप्पी हैं, दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग, बट दैट इज़ नॉट एनफ फॉर अस इन्वेस्टर्स। हम इन्वेस्टर्स के लिए वो काफ़ी नहीं है ना। हमें और नंबर्स चाहिए, हमें और डिटेल चाहिए कि किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगला रिस्क है क्वार्ट्ज और अपैरल बिजनेस। देखिए क्वार्ट्ज नेगेटिव EBITDA चल रहा है पिछले 1.5 साल से, यानी क्वार्ट्ज से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका में क्वार्ट्ज आने लग गया ब्राज़ील से। अब इंडियन क्वार्ट्ज होता जा रहा है अनप्रॉफिटेबल, ठीक है। तो क्वार्ट्ज का धंधा ठप हो गया। उसके बाद ये एक अपैरल का धंधा पड़ा है इनके पास पिछले 30 साल से, ना वो निगला जा रहा ना वो उगला जा रहा, ठीक है। उसको बेचने की कंपनी कह रही है पिछले 10 साल से, लेकिन कोई बायर नहीं मिल रहा, तो वो कंपनी के ऊपर पड़ा है बस, जिसे मिस अलोकेशन ऑफ कैपिटल का खतरा बना रहता है। तो ये दोनों बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट्स है कंपनी में। इसके बाद सक्सेशन प्लान नहीं है। जो गौतम चंद जैन हैं, जो मालिक हैं, जो बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर है, जिनकी बातें सुन के, इंटरव्यू सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी रिस्क लेने से नहीं डरता। तो उस बंदे का जो बेटा है राहुल जैन, वो भाई का ध्यान ही नहीं है धंधे में, उसकी कभी जिक्र नहीं होता, या अगर है तो मैनेजमेंट ने अभी तक हमें बताया ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है।
क्या नहीं कर रहा। तो एक सक्सेशन का रिस्क भी बना रहता है ऐसी कंपनीज़ में। फिर इन्होंने जो न्यू प्लांट्स लगाए थे 2018-19 के आसपास, उन प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। मैनेजमेंट डिडंट वॉक द टॉक, मतलब जब मैनेजमेंट कह रही थी उस समय वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इस तरीके का भी एग्जीक्यूशन रिस्क भी इन कंपनीज़ में रहता है। तो मोटा मोटा जो रिस्क हैं कंपनीज़ के वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, और शायद आपको आइडिया हो जाएगा कि बिज़नेस क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर है, हम क्यों इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल्स की बात करेंगे और पोजीशन साइजिंग की बात करेंगे कि मैं कब खरीद रहा हूँ, कब नहीं खरीद रहा, किस तरीके से मैं ट्रैक कर रहा हूँ इस कंपनी को। और हम वैल्यूएशन की बात करेंगे कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कैसी नज़र आ रही है। वो बड़ी छोटी वीडियो होने वाली है, इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिसर्च करते रहिए। बहुत बढ़िया पैसा बनाएंगे, गारंटी है मेरी। बाय बाय।